नमस्कार। मैं पिछले 3-4 साल से लगभग ये बात बार बार आपके सामने दोहराता रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति इस देश में सबसे ज्यादा दिलचस्प है। अगर सभी राज्यों की राजनीति के बारे में बात करूं तो आप सबने देखा कि किस प्रकार से यहां उद्धव ठाकरे की सरकार बनी कांग्रेस और शरद पवार के समर्थन से, और इसे एक अवैध सरकार माना गया क्योंकि वैचारिक रूप से इनका कोई मेल मिलाप था नहीं, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना था। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राजनीति शुरू की। उन्होंने पहले शिवसेना को 2 हिस्सों में बांटा और उसके बाद एनसीपी को 2 हिस्सों में बांटा, और 2024 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर के उभरे। एक बहुत बड़े ही संक्रमण का दौर महाराष्ट्र की राजनीति में चला और यह संक्रमण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 28 जनवरी को 2026 में ही बारामती हवाई क्षेत्र के पास एक विमान दुर्घटना में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय के डिप्टी सीएम शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की असामयिक मौत हो गई, निधन हो गया, और उसके बाद पार्टी के भीतर एक अभूतपूर्व नेतृत्व शून्यता और संस्थागत अस्थिरता ने जन्म ले लिया। अजीत पवार न केवल पार्टी के सबसे प्रभावशाली जननेता थे, बल्कि वे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के एक प्रमुख स्तंभ भी थे। उनके निधन के उपरांत पार्टी के भविष्य, नेतृत्व की विरासत और सांगठनिक नियंत्रण को लेकर आंतरिक संघर्ष सतह पर आ गया है। इस ट्रेजिडिक घटना के बाद घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर 2 स्पष्ट धड़ों के बीच गहरे अविश्वास और वैचारिक मतभेद को उजागर किया है। एक और पवार परिवार का धड़ा है जिसका नेतृत्व अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनका बेटा पार्थ पवार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि पार्टी की कमान परिवार के पास ही रहे। दूसरी ओर पार्टी का जो ओल्ड गार्ड है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे दशकों पुराने वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो शरद पवार के नेतृत्व वाली एकीकृत एनसीपी थी उसमें भी रहा करते थे, वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के संगठनिक ढांचे को नियंत्रित करते आए हैं। उनके बीच भी संघर्ष शुरू हो गया है। यह आंतरिक शक्ति संघर्ष केवल पदों के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पार्टी के अस्तित्व, उसकी स्वायत्तता और भविष्य की राजनीतिक दिशा को तय करने की एक गहरी संस्थागत लड़ाई है। इसके अतिरिक्त विपक्षी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार के आक्रामक रुख और केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रभाव ने इस विवाद को और अधिक जटिल बना दिया है। आज के वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, इन सब के बीच में चल क्या रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अजीत पवार के निधन के तत्काल बाद संगठन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संस्थागत और वैधानिक स्तर पर रणनीतिक कदम उठाए जाने लगे थे। 31 जनवरी 2026 को सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसमें देवेंद्र फडणवीस की भी बड़ी भूमिका थी। वो चाहते थे कि पार्टी में परिवार का दबदबा बना रहे, जिससे कि नेतृत्व का संकट ना हो और शरद पवार को इस पार्टी को फिर से एक करने का प्रयास ना करना पड़े। 26 फरवरी 2026 को उन्हें सर्वसम्मति से, यानी कि सुनेत्रा को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुना गया। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, परंतु इस औपचारिक पदभार ग्रहण करने के समानांतर ही पार्टी के भीतर अधिकारों को केंद्रित करने और एक दूसरे के प्रभाव को कम करने का एक शीत युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजे गए पत्राचारों के माध्यम से सामने आई। मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा गया था, जिसके पीछे सुनेत्रा पवार के पुत्र पार्थ पवार का हाथ बताया जा रहा है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य भविष्य में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव को संगठन के निर्णयों में कम करना था। जब प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को इस पत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उन्हें इस निर्णय को लेते समय विश्वास में नहीं लिया गया। इस कदम की प्रतिक्रिया में सुनेत्रा पवार ने 10 मार्च को निर्वाचन आयोग को एक और पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि 28 जनवरी, यानी कि जिस दिन अजीत पवार की मृत्यु हुई, और उससे लेकर 26 फरवरी
जब वो स्वयं अध्यक्ष बनी, इसके बीच पार्टी की ओर से किए गए किसी भी आधिकारिक पत्राचार को अमान्य माना जाए। यानी कि इस दौरान अजीत पवार के निधन और सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष बनने के बीच में अगर पार्टी की तरफ से कोई भी लेटर इलेक्शन कमीशन के पास गया है तो उसे इनवैलिड करार दिया जाए। और आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। उस एक महीने के संक्रमण काल में पुराने गार्ड द्वारा सांगठनिक शक्तियों को अपने पक्ष में मोड़ने के प्रयास किए गए थे, जिन्हें सुनेत्रा पवार वैधानिक रूप से निष्प्रभावी करना चाहती हैं। इसके अलावा सुनेत्रा पवार द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजी गई 14 पदाधिकारियों की सूची में एक अत्यंत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम देखा जा रहा है। इस सूची में केवल सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष और शिवाजी राव गर्जे को कोषाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे एनसीपी के पुराने दिग्गजों समेत शेष 12 सदस्यों के नामों के आगे उनके विशिष्ट सांगठनिक पद जैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या जो भी कोई उनके पास पद है, उनका कोई उल्लेख नहीं था। यह बिना पद वाला पत्र एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, ताकि भविष्य में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को उनके सांगठनिक पदों से हटाया जा सके या उनकी सांगठनिक शक्ति को अत्यधिक सीमित किया जा सके। इसने पुराने गार्ड के भीतर असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। शक्ति के इस नए ध्रुवीकरण में प्रफुल्ल पटेल की भूमिका अत्यंत सूक्ष्म और रणनीतिक रही है। प्रफुल्ल पटेल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और दिल्ली की राजनीति में दशकों का अनुभव रखते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। अजीत पवार के जाने के बाद संगठन संरचना में वे सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में उभरे। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या पटेल स्वयं को पार्टी के अघोषित प्रमुख के रूप में देख रहे हैं। यद्यपि सार्वजनिक मंचों पर पटेल ने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को स्वीकार किया है और वे कह रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर वे संगठन के निर्णयों में अपनी उपेक्षा से नाखुश दिख रहे हैं। सुनेत्रा पवार का राजनीतिक अनुभव अपेक्षाकृत सीमित है और वे अब तक मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में ही सक्रिय थी। ऐसे में दशकों पुराने राजनीतिक रणनीतिकार प्रफुल्ल पटेल का एक जूनियर के नीचे काम करने में असहज महसूस करना एक स्वाभाविक है। प्रफुल्ल पटेल का आक्रामक रुख हाल ही में तब खुलकर सामने आया जब उन्होंने विपक्षी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार पर तीखा पलटवार किया। रोहित पवार द्वारा पार्टी पर कब्जे के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रफुल्ल पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाहरी लोगों को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। रोहित पवार ने यह आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल और बाकी लोग जो है इस पार्टी को कब्जा रहे हैं। पर प्रफुल्ल पटेल ने आगे यह भी कहा कि जिन लोगों का पार्टी के आंतरिक कामकाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस विषय पर बोलने का कोई वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है। पटेल का यह बयान न केवल रोहित पवार पर एक हमला था, बल्कि यह पार्टी के कैडर को यह संदेश देने का भी प्रयास था कि सांगठनिक मामलों में वे और सुनील तटकरे ही अभी भी अंतिम प्राधिकारी हैं। यह वक्तव्य यह भी दर्शाता है कि पटेल अपनी सांगठनिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने को तैयार हैं, भले ही वह आंतरिक रूप से सुनेत्रा पवार के खेमे को असहज करता हो। रोहित पवार वाला जो एंगल है दोस्तों, इसके बारे में निश्चित रूप से बात की जानी चाहिए। यह जो एक आंतरिक गृह युद्ध चल रहा है, आपको पता ही होगा कि अजीत पवार के निधन से पहले दोनों धड़े एक होने वाले थे। इस आंतरिक गृह युद्ध में सबसे अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ शरद पवार गुट के युवा नेता जो पोते हैं शरद पवार के, रोहित पवार, उनके हस्तक्षेप से आया। रोहित पवार अजीत पवार के भतीजे भी हैं और उन्होंने इस नेतृत्व संकट को एक आपराधिक और राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। वो बार बार ये कहते रहे कि अजीत पवार का जो निधन हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और उनका जो हादसा था वो विवादित था। उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर आरोप लगाया कि वे अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि अजीत पवार की मृत्यु के मात्र 18 दिनों के भीतर ही पटेल और तटकरे ने पार्टी विधायकों और नए अध्यक्ष को विश्वास में लिए बिना निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पार्टी संगठन में ऐसे बदलाव करने की कोशिश की जिससे सारी सांगठनिक शक्तियां कार्यकारी अध्यक्ष
यानी प्रफुल्ल पटेल के पास आ जाएं। रोहित पवार की आक्रामकता केवल बयानों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने विमान दुर्घटना की जांच को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की कथित निष्क्रियता पर सवाल उठाए। 23 मार्च 2026 को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज करा दी। इस एफआईआर में उन्होंने दावा किया कि विमान के परिचालन में भारी अनियमितताएं थी। देखिए कहां जाकर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। और यह अजीत पवार की को राजनीतिक मार्ग से हटाने का एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। रोहित पवार के इन कदमों ने पार्टी के भीतर पुराने गार्ड को पूरी तरह से रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। पटेल और तटकरे ने रोहित पवार के इन प्रयासों को मगरमच्छ के आंसू करार दिया और उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। परंतु इस कानूनी उलझन ने पुराने गार्ड को सांगठनिक सौदेबाजी की शक्ति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब न केवल आंतरिक विरोध बल्कि गंभीर न्यायिक विधिक जांचों का भी सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो दोनों धड़ों को विलय की राजनीति, उस पर भी इसका असर पड़ा है। इस पूरे संकट के पीछे सबसे गहरी और रहस्यमयी परत जो मर्जर गेम है, विलय की राजनीति है, वो है। अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी एसपी गुट के नेताओं ने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि अजीत पवार जीवित रहते हुए दोनों गुटों के विलय के लिए पूरी तरह तैयार थे और इस संबंध में कई दौर की बातचीत भी हो चुकी थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इस विलय को रोक रहे हैं। शरद पवार गुट का खुला आरोप है कि ये दोनों वरिष्ठ नेता अपने निजी हितों और केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे ईडी है, सीबीआई है, इन सब के डर से इस विलय के प्रबल विरोधी हैं। तर्क यह दिया जा रहा है कि यदि पार्टी का शरद पवार के नेतृत्व वाले मूल दल में विलय हो जाता है और वे महायुति सरकार से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की ओर से मिल रही राहत समाप्त हो सकती है। प्रफुल्ल पटेल के संदर्भ में यह पहलू विशेष रूप से प्रासंगिक है। प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय, विमान पट्टे पर लेने के मामलों में सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में थे। मार्च 2024 में ही सीबीआई ने इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली थी। इसके बाद जून 2024 में अपीलीय न्यायाधिकरण ने उनकी संपत्तियों को कुर्की के आदेश को भी रद्द कर दिया था। पवार परिवार के समर्थकों और विपक्षी नेताओं का मानना है कि पटेल और तटकरे को डर है कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक पुनर्गठन या शरद पवार के साथ वापसी उनकी इस सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। अतः वे यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं और पार्टी को बीजेपी नीति संगठन के भीतर ही रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अजीत पवार की विरासत और परिवार के दावों से टकराना पड़े। देखिए, वास्तव में यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब एनसीपी 2 नहीं 3 धड़ों में बंट गई है। एक शरद पवार, सुप्रिया सुले वाला, रोहित पवार वाला गुट है, दूसरे में सुनेत्रा पवार, उनका बेटा पार्थ पवार है, और जो तीसरा गुट है उसमें सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग हैं। देखिए, यह विभाजन किसी सामान्य मतभेद का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पार्टी के भविष्य के मूल चरित्र को लेकर है। देखिए, प्रथम गुट पवार परिवार का है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार हैं। इस गुट का पहला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी की कमान और उसका राजनीतिक नियंत्रण परिवार के पास ही सुरक्षित रहे। वे पार्टी को अजीत पवार की राजनीतिक विरासत के तौर पर देखते हैं और मानते हैं कि बिना पवार उपनाम के पार्टी का जनाधार और उसका कैडर बिखर जाएगा। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम और अध्यक्ष पद पर बनाए रखना इस पारिवारिक वर्चस्व को संस्थागत रूप देने की रणनीति है। दूसरा गुट पुराने यानी कि ओल्ड गार्ड हैं, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, ये सब लोग हैं, ये मुख्य रणनीतिकार रहे हैं और जब अजीत पवार शरद पवार से अलग हुए थे इनकी बड़ी भूमिका थी। ये नेता दशकों से पार्टी का चेहरा रहे हैं और इनके पास संगठन चलाने का व्यापक अनुभव है। वे एक जूनियर और कम राजनीतिक अनुभव रखने वाली सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में काम करने में असहजता तो निश्चित रूप से महसूस कर रहे होंगे। उनका प्रयास पार्टी के प्रशासनिक और विधिक ढांचे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना है, ताकि वे सत्ता की सौदेबाजी में अपनी प्रासंगिकता ना खोए। और निर्वाचन आयोग को भेजा गया बिना पद वाला पत्र इस आंतरिक अविश्वास की परिणति है।
यह पवार परिवार की ओर से चली गई एक सोची समझी बिसात हो सकती है, ताकि भविष्य में पटेल और तटकरे को उनके सांगठनिक पदों से वैधानिक रूप से हटाया जा सके, या कम से कम उनकी सांगठनिक वीटो पावर को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों, अभी कुछ और भी बाकी है। अजीत पवार के बाद एनसीपी क्या एक हो पाएगी, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, क्या प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे लोग सुनेत्रा पवार या उनके बेटे पार्थ पवार के नेतृत्व में काम कर पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर बीजेपी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन सब की भी बारीक नजर बनी हुई है, क्योंकि यह सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर एनसीपी अलग भी हो जाती है तो उसके बावजूद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आसानी से चल सकती है। लेकिन एनसीपी का एकीकरण तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि शरद पवार वाला धड़ा फिर से प्रभावशाली हो, क्योंकि शरद पवार और बीजेपी के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ घटने वाला है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।